खास बातचीत मोनिका श्रीवास्तव प्रिंसिपल नारायणा ई टेक्नो स्कूल से। किस प्रकार स्कूल की छात्रा मोनिका आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े ग्रुप ऑफ स्कूल्स की प्रिंसिपल हैं, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या संदेश है उन माता पिता के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा को बोझ की तरह समझते हैं। कुछ सुझाव जो आपके जीवन में बदलाव और आने वाली बोर्ड परीक्षा में सहायक होंगे उन लाखों विद्यार्थियों के लिए। आज हम गाजियाबाद के नारायणा पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ हैं प्रिंसिपल मोनिका श्रीवास्तव। समझते हैं कितना बदलाव आया है पहले की पढ़ाई में और आज की आधुनिक पढ़ाई में, कितना फ़र्क रहा मोनिका श्रीवास्तव की एडमिट क्वालिफिकेशन से लेकर ग्रेजुएट होने तक और प्रिंसिपल की कुर्सी पर आने तक। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआती दिनों की बात करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, क्या परिवेश उस वक्त था, क्या बदलाव आज है? वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहते हैं ना कि अपनी स्कूलिंग जहाँ से हमारा बेस शुरू होता है, तो मेरी स्कूलिंग जो है वो कानपुर में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। और उसके बाद फिर मेरे फादर जो थे वो एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सो उनका क्या था कि प्रमोशन हो करके वो फिर एक, आपने शायद सुना होगा, एक बहुत छोटा सी एक जगह है लखीमपुर करके, लखीमपुर खीरी, तो वहाँ मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ मेरा जो कॉलेज, वहाँ पे जो मैंने BAKP कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन करा और मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश में करा। और इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। लेकिन आज के अगर हम एजुकेशन सिस्टम को समझें तो इट वाज एंटायरली डिफरेंट, वो मैं ज़रूर आपको विस्तार में बताऊंगी। लेकिन मैं कहूँ अगर अपने पेरेंट्स के बारे में, दे सपोर्टेड मी। मैंने ह्यूमैनिटीज़ फील्ड को अपना करियर बनाया और उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। सो दैट वाज माय एकेडमिक जर्नी। और करियर की शुरुआत मैंने 2007 से ग्रीनफील्ड स्कूल लखनऊ से करी और उसके बाद फिर विजडम ग्लोबल स्कूल हरिद्वार, फिर कुछ टाइम के लिए शेमरॉक दिलशाद गार्डन में मैंने पढ़ाया बच्चों को। और उसके बाद फिर मुझे गोयनका में ब्रेक मिला। गोयनका में मैंने शुरुआत करी मॉन्टेसरी स्कूल से। मॉन्टेसरी स्कूल में सिस्टम वाज एंटायरली डिफरेंट, एक नई लर्निंग, क्योंकि मुझे बहुत एक आई एम वेरी कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि कई बार होता है हम जब तक कुछ कहते नहीं मरते दम तक हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो मॉन्टेसरी सिस्टम ज़रूर कभी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो विल लेट यू नो कि कैसा ही उसमें अलग तरीके से पढ़ाई होती है, पेंसिल को छुए बिना। सो वहाँ से फिर मुझे ब्रेक मिला गोयनका में, GD गोयनका नोएडा एक्सटेंशन ब्रांच में। वहाँ मैंने 6 साल उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करा। इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। मेरे उस दौरान मैंने CBSE की वर्कशॉप अपने सुपरविज़न में कराई एज ए वेन्यू डायरेक्टर। मैंने UPSC का एग्ज़ाम अपने सुपरविज़न में कराया। दोनों एफिलिएशन मेरे सुपरविज़न में हुए हैं। सो आई कैन से दैट बहुत कुछ सीखा बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन इतनी खूबसूरत लर्निंग हुई। और अल्टीमेटली अभी जो मैं अब करेंटली मैं नारायणा स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जिसे कहते हैं ना कि नारायणा इटसेल्फ इज़ अ बिग नेम। जो मुझे ब्रेक मिला तो शायद मैं गोयनका से स्विच करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगा, क्योंकि नारायणा को जो कहा जाए कि अगर बच्चे आज के टाइम में जो JEE और नीट के लिए जो तैयार हो करके, जो कहते हैं ना कि जड़ से तैयार करके उसको बिल्कुल तरीके से रैंक फर्स्ट 10 में लाना, तो नारायणा में मैंने एज ए प्रिंसिपल अभी मार्च में ही ज्वाइन करा है। लेकिन बहुत कुछ सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी आजीवन, जिसे कहते हैं, यही मेरी जर्नी है। स्कूल की मोनिका एग्ज़ाम देते हुए और अब स्कूल की मोनिका श्रीवास्तव एज ए प्रिंसिपल एग्ज़ाम लेते हुए क्या महसूस होता है उस वक्त? मैं अगर महसूस करने की बात करूं तो जो एग्ज़ाम लेते हुए भी मैं फीलिंग वही रखती हूं जो एग्ज़ाम देते हुए होती है। क्योंकि मैं बच्चों से अगर इंटरेक्ट भी करती हूं तो मुझे पता है कि जो चीज़ें एज ए स्टूडेंट मैंने स्टडीज़ में जो मैंने फेस किया है, जो उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, तो ये आज बच्चे उससे कहीं ज़्यादा देख रहे हैं। क्योंकि चीज़, समय बदल गया है, डिजिटलाइजेशन की ओर हम चले गए हैं पूरी तरीके से। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं कहती हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बच्चों की तरह रहती हूँ, लेकिन इनके पेरेंट्स की तरह मैं बैठती हूँ इनके साथ, इनकी परेशानियों को समझती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगर मैं ये पेपर दे रही होती तो क्या कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ता। उनको देख करके एज ए प्रिंसिपल, एज ए इवन टीचर्स जो है, हम मिल करके वे आउट निकालते एक टीम की तरह। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस जो कि हर स्कूल को करनी चाहिए।
देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो मैं इसके पक्ष में भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ। पक्ष में इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में बच्चा इतना सेंसिटिव हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है, पहले मैं पक्ष की बात करूं कि थोड़ा सा अगर हमने हाथों को कंट्रोल में किया है मार पिटाई को स्कूल में, तो वो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए है। लेकिन अगर मैं इसके विपक्ष की बात करूं, जो इसका जो 50% जिसके मैं विपक्ष में हूं, यहाँ क्या हो गया है कि आज बच्चों का ये मोबाइल गैजेट्स के अधीन हो गए हैं बच्चे। इनको ये पता है कि इसके थ्रू डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। स्कूल में बदमाशियाँ जो हम लोग करते थे बचपन में शायद उससे कहीं ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि पेरेंट्स को एक ज़रूर मेरा मैसेज है कि आप इस चीज़ को ये ज़रूर समझने की कोशिश करें कि अगर ये बच्चे हमारे पास 6 से 8 घंटे के लिए आप स्कूल में भेज रहे हैं, तो ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। इन बच्चों को आप अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, कोई ऊंच नीच होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो कायदे से थोड़ा सा पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम उनके माता और पिता हैं इस स्कूल में 6 से 8 घंटे के लिए। तो हमें पता है हमारी जिम्मेदारी है, हमको हमारे तरीके से ट्रीट करनी थी। हाँ, ये ज़रूर है कि योर बच्चा विल बी देयर इन सेफ हैंड्स, उसको एक खरोच नहीं आने देंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको डांट भी ज़ोर से हम लगा सकते हैं उस बच्चे के भले के लिए। तो ये मेरा मैसेज एक पेरेंट्स को भी है, और इस चीज़ के मैं कहते हैं ना कि बहुत खिलाफत नहीं, बहुत पक्ष में, दोनों ही तरीके से मैं लेकर के इसको चलती हूँ। एक बहुत पुराना क्वाट है, किसे बोलते हैं आवश्यकता। देखिए, AI आने के बाद अगर देखा जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। आने वाले टाइम में ये कहते हैं कि एक पर चमत्कार से परे होने वाला है, बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस है। लेकिन ये बात सच है कि इस AI के आने के बाद इसके मिसयूज़ भी बहुत कुछ देखने को मिल रहे हैं। बच्चे क्योंकि दे आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन ये स्कूल का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है कि उस बच्चे को गाइड करें कि उस AI का यूजेज हमको किस तरीके से करना है, कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में करना है। समस्या ये हो रही है क्योंकि देखिए AI कहते हैं ना कि AI क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बनाया किसने है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाया है ना। तो ये अधीन तो ह्यूमन के ही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके अधीन हमें ना हो करके इसको एक सही दिशा देते हुए, क्योंकि अगर मैं भारतवर्ष से बाहर की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 100% सब कुछ कंस्ट्रक्टिव चल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसके मिसयूजेज कम हो रहे हैं। आज के टाइम में हम अगर इसी को कंस्ट्रक्टिव वे में करेंगे, थोड़ी सी गाइडेंस की, थोड़ा सा इन लोगों को और लर्निंग की ज़रूरत है। इसके बाद मैं बता रही हूँ कि भारतवर्ष है हमारा, इस समय तो मोदी जी भी हैं, हर तरीके से हमें वो जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मिरेकुलस थिंग इन आवर कंट्री। सो ये परिवर्तन है। आखिरी सवाल। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम एग्ज़ाम में कई बार होता है, मेजरली स्कूल जो करते हैं वो हमारे जो बच्चे जो थोड़े कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, जो शायद 30 नंबर भी लाने में सक्षम नहीं होते, उनको हम दरकिनार कर देते हैं। हम पेरेंट को बुला के 10 बार शिकायत करते हैं कि हाँ जी आपका बेटा इस चीज़ में कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा ये सुझाव है हर स्कूल को, हर पेरेंट्स को, पेरेंट्स तो अपनी तरफ से बेचारे वो तो आकर के कहते हैं जी हमें बताइए क्या करना है, लेकिन स्कूल का जो एक इनका जो काम बनता है वो ये है कि इनको ये बताना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने स्कूल में मुझे पता है टॉपर्स को तो हर तरीके से प्रिपेयर करा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये बच्चे अगर बुद्धि से सक्षम हैं, नॉर्मल है बुद्धि से, तो क्या हम इनको अलग टाइम दे करके एक अलग टाइम टेबल इनकी बना करके, क्योंकि वो बच्चा 35 मिनट के 10 पीरियड में वो क्या सीखेगा। हमें पता है आज स्कूल कहता है रेमेडियल क्लास हम दे रहे हैं, रेमेडियल क्लास देने में उस 1 घंटे में बच्चे को आप क्या घोल के पिला देंगे। उससे अच्छा ये उस पूरे 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए ना उन बच्चों का। उनको बुरा ना लगे तो आप बच्चों की संख्या बढ़ा दीजिए, बच्चों की संख्या बढ़ा के मीडियोकर और स्लो लर्नर को एक साथ बिठाइए, 15 से 20 बच्चे, उन बच्चों को उनके साथ एक अलग फोकस, एक अलग तैयारी और पूरे 8 घंटे का कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई बच्चों को। ये 110% बच्चों का रिजल्ट आना ही आना है अच्छा। जो कुछ भी नहीं कर सकता उसका भी, सिर्फ पास कराना हमारा मोटिव नहीं है, बच्चों को अच्छे नंबर भी दिलाना हमारा मोटिव है, उनको जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा सुझाव जो आप पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं? बस मैं सुझाव यही पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि बच्चों के जैसे बोर्ड के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, इवन बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ जो हमारे बच्चों के एनुअल एग्जामिनेशन भी आएंगे, पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है और स्कूल्स को भी मेरा यही सुझाव है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखते हुए कि उनको देखिए, आज हम कहते हैं बच्चों को ओवरबर्डन ना करो। मेरा ये कहना है कि पेरेंट का रोल कहाँ पे शुरू होता है, सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग और एक अच्छी खुराक। बच्चे को डाइट अच्छी दीजिए,
बच्चे को आप मॉनिटरिंग करिए। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप बैठ के उस बच्चे को साइंस पढ़ाए जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग भी बहुत है कि बेटा तुम 1 नंबर पेज लिखो और उस पर 20 पन्ने भी करो और 5 पन्ने भी करो, लेकिन इट शुड बी डन फ्रॉम योर साइड। और स्कूल का रोल यही है कि पेरेंट्स से ट्रांसपेरेंसी रखें। फ्रीक्वेंट मीटिंग अगर हम करते रहें तो कभी भी किसी स्कूल में कोई भी ना तो ये प्रद्युमन कांड होना है, ना ही जो कैम्ब्रिज स्कूल में नाम लेना मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन जो स्कूल्स में आज के टाइम में बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ना, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी है बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो कि हर स्कूल को इसका पालन करना चाहिए है। और बच्चों पे आज के टाइम में फोकस करना बहुत ईजी है। जितना आप पेरेंट्स से मिलेंगे उतनी ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना ही स्कूल आपका ऊंचाइयों को छुएगा और साथ साथ हमारे यही बच्चे इसी तरीके से नाम रोशन करेंगे जो आज नारायणा के बच्चों ने करा है। थैंक यू।